नमस्कार भी सभी को। कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ कि सब एकदम बढ़िया होंगे और एग्जाम देने के लिए एकदम प्रिपेयर होंगे। देखिए गाइज, 8 मई से आपका 12th लेवल का एग्जाम है। तो देखिए, इसके लिए मैंने आपको जो आपके 12th लेवल के एग्जाम हुए थे 2025 में 57 शिफ्ट में, उनमें से 32 शिफ्ट मैंने आपको करवा दी। और देखिए, वही क्वेश्चन आपके रिपीट हो रहे थे। मतलब सेम वही क्वेश्चन आपके आ रहे थे, एक दो भी नए क्वेश्चन नहीं मिल रहे थे मेरे को किसी भी शिफ्ट में। तो मैंने उसको बंद कर दिया कि आप यदि ये 30 31 शिफ्ट को भी कर लेते हैं तो आपका मतलब वही क्वेश्चन रिपीट हो रहे तो उन क्वेश्चंस को करने से कोई मतलब है नहीं। तो मैंने आपको कुछ नया करने के लिए कि कुछ आपको नया मिले, इसके लिए मैंने आपका स्टार्ट किया था जो आपका अभी ग्रेजुएट लेवल एनटीपीसी का एग्जाम हुआ था मार्च में 24 शिफ्ट में। वो मैंने आपका स्टार्ट कर रखा है। 24 में से 8 शिफ्ट मैंने आपकी ऑलरेडी करवा दी है। 9वीं शिफ्ट का सोल्यूशन अभी अपन करेंगे। तो देखिए भाई, इसमें क्या होता है, थोड़े से अच्छे लेवल के क्वेश्चन भी आपके बनते हैं और हर शिफ्ट में दो चार क्वेश्चन आपके नए भी मिलते हैं। ठीक है। तो यदि आप इस सीरीज को करते हैं तो कुछ नया और रेलवे के लेटेस्ट पैटर्न का भी आपको पता चलेगा। ठीक है। तो आप इनको ज़रूर करना। जिसने भी पिछले 7 8 शिफ्ट नहीं देखी है, एक बार ज़रूर करना है। आप इसके 10 12 शिफ्ट भी कर लेते हैं तो काफ़ी है। ठीक है। एक बार आप इन शिफ्ट को करने के बाद में मतलब जो आपका ग्रेजुएट लेवल का एग्जाम है उसको उसके पेपर सोल्व करने के बाद में जब 12th लेवल का आप पेपर दोगे एग्जाम में तो आपको बहुत ही इजी लगेगा। ठीक है। क्योंकि उसके कंपैरिजन में ये जो पेपर बनता है थोड़ा सा टफ बनता है। ठीक है। तो भाई देखिए, जिनको भी देखना है चैनल पे जाके देख ले, और इन सब की जो पीडीएफ है वो टेलीग्राम चैनल पे मिलेगी, तो टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ जाना। लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी। ठीक है। स्टार्ट कर लेते हैं क्लास को। क्लास में एंड तक आपको बने रहना है। देखिए, पहला क्वेश्चन अपना, एक मिनट। देखिए भाई, पहला क्वेश्चन क्या है। एक वस्तु को उसके वास्तविक विक्रय मूल्य के तीन बटे सॉरी वास्तविक विक्रय मूल्य के 3/10 पर बेचने पर अमन को 25% की हानि होती है। यदि वह इसे वास्तविक विक्रय मूल्य के 77% पर बेचता है तो लाभ प्रतिशत क्या है। भाई देखिए, क्या बोल रहा है। यदि वो जो अमन है वो इसके वास्तविक विक्रय मूल्य, मैंने मान लिया वास्तविक विक्रय मूल्य एसपी है, इसके 3/10 में बेचता है, उसके 3/10 में बेचता है, इतने में बेचता है, तो उसको 25% की हानि होती है। मतलब 25% की हानि होती है तो 75% में बेचेगा। ठीक है। तो देखिए भाई, मैं यहाँ पे सीपी आप 100 मान के चला करूँ। ठीक है। सीपी 100 है तो इसके 25% में बेचेगा, मतलब 75% में बेचेगा। तो भाई एसपी का 3/10 किसके बराबर हो जाएगा, 75 के बराबर हो जाएगा। यहाँ से अपन क्या कर सकते हैं, वास्तविक विक्रय मूल्य निकाल सकते हैं। ठीक है। यहाँ से वास्तविक विक्रय मूल्य अपन फाइंड आउट कर सकते हैं। देखिए करेंगे इसको, 3 से काटो भी, 3 से कटेगा ये 25 बार, और 25 को जब 10 से इंटू करोगे तो वास्तविक विक्रय मूल्य आपका आ जाएगा 250। कितना आ जाएगा भाई, वास्तविक विक्रय मूल्य आपका आ गया 250। अब पूछा क्या है आपने, यदि वह इसके वास्तविक विक्रय मूल्य के 77% में बेचता है, वास्तविक विक्रय मूल्य ये है, इसके 77% में बेचता है, मतलब 250 का 77% यदि अपन निकालते हैं तो कितना आएगा, कितना आएगा भाई। ये देखो, आप 5 से मत काटो, 25 से सीधा सीधा इंटू कर दो इसको। ठीक है। 25 7 175, हासिल में 17, फिर से 25 7 175, और आपका 17 कितना हो जाएगा, 75 17 192, कितना हो जाएगा 192। और फिर नीचे आपका है 10 से भाग देना है तो क्या कर दो, पॉइंट लगा दो एक डिजिट से पहले। तो भाई यदि आप 250 के 77% में बेचोगे तो उसको 192.5 में बेचोगे। ठीक है। तो आपको बोला लाभ प्रतिशत, भाई 100 की वस्तु को आपने 192.5 में बेचा है तो कितने परसेंट का लाभ हो गया, 92.5% का सीधा सीधा लाभ हो गया। ठीक है। 100 की वस्तु को आप 192.5 में बेच रहे हो, मतलब कितने परसेंट लाभ हो जाएगा, 92.5% लाभ हो जाएगा। तो 92.5 इसका आंसर आएगा, ऑप्शन सी अपना एकदम सही हो जाएगा। ठीक है। बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 2 देखो भाई क्या है। यदि सबसे छोटा पूर्णांक 28 तो 5 क्रमागत सम पूर्णांकों का औसत क्या होगा। भाई सबसे छोटा जो पूर्णांक है वो 28 है और 5 है, मतलब आपका 5 होता है, उसमें देखो औसत क्या होता है, बिल्कुल बीच वाला। भाई 5 आपकी एक विषम संख्या है, मतलब 5 में बिल्कुल बीच वाली जो संख्या होगी वो आपका औसत होगा। ठीक है। यही तो होता है ना एवरेज, क्या होता है, बिल्कुल मिड में जो होता है
वही क्या हो जाएगा, इनका क्या हो जाएगा, एवरेज हो जाएगा। ठीक है, तो और सम है तो देखो भाई सबसे छोटा आपका 28 है, तो आपको तो तीसरे नंबर का चाहिए ना भाई, 5 में सबसे बीच में तीसरे नंबर की संख्या आएगी, तो तीसरे नंबर की कौन सी आ जाएगी भाई 28, फिर उसके बाद 30 और फिर 32, तो 32 आपका क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। इजीली आप ऐसे इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 देखिए भाई क्या है। एक शंकु के आधार की त्रिज्या 6 सेंटीमीटर और ऊंचाई 7 सेंटीमीटर है, इसे पानी से भरा जाना है और शंकु में डाले गए प्रत्येक 180 सीसी पानी के, सीसी का मतलब होता है सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, सेंटीमीटर क्यूब को सीसी बोलते। पानी के लिए डालते समय अतिरिक्त 20 सीसी पानी झलक जाता है यदि रिसाव झलकाव वर्णित अनुसार समानुपातिक है, तो शंकु का उसके लबालब भरने के लिए कितने पानी सीसी में, सेंटीमीटर क्यूब में ही, की आवश्यकता होगी। पाई लेना है 22/7 और अपना उत्तर दशमलव के बाद 2 स्थानों तक सही दे। भाई देखिए क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, यदि समझ गए तो सॉल्यूशन इसका उतना ही इजी रहेगा। देखिए कैसे भाई, इसने बोला है एक शंकु है जिसका आपको विमाएं आपको दे रखी है, और इसने बोला है उस शंकु के अंदर पानी डाला, मतलब उसको पानी से भरा जा रहा है, और यदि आप मतलब प्रत्येक 180 सेंटीमीटर क्यूब पानी डालते हो, उसमें आपको अतिरिक्त 20 सेंटीमीटर क्यूब आपको डालना पड़ेगा, जो क्या हो जाता, झलक जाता है। मतलब 180 तो भरेगा और साथ में 20 अतिरिक्त और डालोगे, वो 20 क्या हो जाएगा आपका, झलक जाएगा। मतलब भाई आप जैसे कोई भी गिलास पानी का भर रहे हो, तो उसको आप भरते जाओगे, वो एंड तक भर के फिर नीचे पानी लुढ़क जाता है। उसके लिए बोल रहा है कि 180 तो भरेगा, 180 सीसी तो आपका भर जाएगा और 20 सीसी पानी आपका मतलब झलक जाएगा या उससे पानी बाहर निकल जाएगा। ठीक है, शंकु से पानी बाहर निकल जाएगा। तो भाई आपको पता क्या करना है कि शंकु को लबालब भरने के लिए उसमें कितने पानी सीसी में आवश्यकता होगी। भाई देखो सबसे पहले तो आप शंकु का आयतन पता करो कि शंकु का आयतन है कितना। ठीक है, शंकु का आयतन है कितना, तो भी शंकु का आयतन कितना, शंकु के आयतन का फॉर्मूला क्या होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, आर अपन को दिया है कितना, पाई को लो कितना 22/7, आर को लो कितना 6, तो 6 × 6 और आपका ऊंचाई है 7, तो भी क्या आ जाएगी, जो आपका शंकु है उसका जो आयतन आएगा वो कितना आ जाएगा, देखो 6 दूना 12, 12 दूना 24, और 24 को यदि मैं 11 से इंटू करती हूँ तो 2 6 4, 264 सेंटीमीटर क्यूब, इसी को सीसी बोलते हैं भाई। ठीक है, इसी को सीसी बोलते हैं, सेंटीमीटर क्यूब को। तो ये क्या है, मतलब इसका आयतन। ठीक है, ये क्या है, उसका आयतन। अब देखो भाई आपको 264 सीसी आपको पानी उसमें भरना है। ठीक है, 264 सीसी आपका भरना है, तो आपको पूछा है कि जो शंकु है उसको पूरा भरने के लिए आपको कितने पानी की आवश्यकता होगी। मतलब ये कि आप पानी तो आप 264 भरोगे, लेकिन जो बाहर गिर रहा है ना पानी, 180 में से बाहर कितना गिर रहा है, 20 लीटर पानी गिर रहा है, 180 + 20। ठीक है, मतलब टोटल आप 200 सीसी पानी लेते हो ना, 200 सेंटीमीटर क्यूब पानी लेते हो, उसमें से 180 सेंटीमीटर क्यूब तो उसमें भर जाएगा और 20 सेंटीमीटर क्यूब क्या हो जाएगा, उससे मतलब झलक जाएगा या उससे बाहर निकल जाएगा। ठीक है, तो ये आपको बस इतना सा समझना था कि आप 200 मतलब सेंटीमीटर क्यूब पानी लोगे, उसमें से 180 तो भर जाएगा और 20 सीसी आपका लुढ़क जाएगा या उससे बाहर निकल जाएगा। ठीक है भाई, तो क्या करो, इसका अनुपात बना लो। भाई आपका भरा कितना है उसमें और झलका कितना है, यही है ना। ठीक है, बाहर मतलब झलकने का मतलब बाहर कितना पानी निकलेगा। तो भाई आप 180 तो भरोगे, मतलब टोटल आपको 200 सीसी पानी लेना पड़ेगा। ठीक है, टोटल 200 सेंटीमीटर क्यूब पानी लेना पड़ेगा, उसमें से 180 तो भरेगा और साथ में 20 सेंटीमीटर क्यूब क्या हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा। ठीक है, तो भाई अनुपात बना लो आप। अनुपात बनाएंगे तो देखो कितना आएगा आपका, ये आएगा आपका 2 नाम 18, 2 एकम 10। ठीक है, 2 एकम 2, तो आपको
पूछा क्या है, तो शंकु को उसके लबालब भरने के लिए कितने पानी की आवश्यकता पूछी है आपसे। ठीक है, तो भाई देखो शंकु में भरना कितना है 9, लेकिन टोटल आपको लेना कितना पड़ेगा भाई, एक 9 तो भरेगा और एक अनुपात आपका, मतलब आप इसको 9 और 1 मान लो कि 9 भरना है और एक आपका बाहर लुढ़कना चाहिए, टोटल आपको लेना है 10। ठीक है, तो भाई देखो आपका 264 तो क्या है, 264 तो आपको भरना है। यहाँ पे देखो आपको कितना भरना है 9, तो क्या 264 9 की वैल्यू जाएगी, आपको टोटल कितना लेना पड़ेगा 9 और 1 10, 10 आपको लेना पड़ेगा, 10 में से 9 ही भरेगा। ठीक है, 9 तो आपको आपका भरेगा और एक बाहर लुढ़क जाएगा, मतलब एक भाग बाहर आपका झलक जाएगा, तो उसमें क्या हो जाएगा, आपको टोटल 10 भाग लेना पड़ेगा। ठीक है, समझ रहे हो भाई, आपको तो 264 भरना है, लेकिन ये सिर्फ पूछा है कि जो बाहर निकल रहा है उसको भी काउंट करना है कि आपको टोटल कितना पानी लोगे कि वो पूरा भर जाए, और बाहर निकल रहा है वो भी आपको चाहिए कि बाहर तो निकलना ही है, वो भी 180 में से, मतलब पूरा 200 लेते हो उसमें से 180 भरेगा और 20 बाहर निकलेगा। ठीक है, तो वो बाहर तो निकलेगा, हर बार आप यदि डालोगे तो 180, यदि आप मतलब 200 लीटर लाते हो उसमें से 180 आपका उसमें भर जाएगा और 20 क्या हो जाएगा आपका बाहर निकल जाएगा। तो आपको टोटल कितना लेना है पानी। ठीक है, तो भाई आपको तो 264 तो उसमें भरना है, आप अनुपातों में देखो कि भरना कितना है 9, तो 264 9 की वैल्यू जाएगी, आपको टोटल पानी कितना लेना है 9 और 1 10, तो 10 की वैल्यू आपको फाइंड आउट करना। कर लो, देखो इसको सोल्व करेंगे, कटेगा क्या 3 से तो कटेगा। ठीक है, 3 से तो कट जाएगा, देखो 3 3 हो, 3 8 24, 3 8 24, अब नहीं कटेगा, तो आपका देखो 880 के अंदर यदि आप 3 का भाग देते हो, और देखो जो इसकी इकाई है उसमें तो कोई चेंज नहीं होगा भाई, सेंटीमीटर क्यूब में आपको चाहिए, ये भी आपका सेंटीमीटर क्यूब में है इधर। ठीक है, तो इसमें तो कोई चेंज नहीं करना आपको, देखो कितना आ जाएगा 2 3 6, वो 3 दूना 6, सॉरी 3 दूना 6 और 2 बच गए, 3 नाम 27, 1 बच गया, 3 दिए 9, 293 पॉइंट कुछ आएगा आंसर, 293 पॉइंट, देखो 293.33 आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो इतना सीसी आपको पानी लेना है। ठीक है, 293.33। तो क्वेश्चन बहुत इजी है, देखो कितना सा क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा आपको समझना आता है इसको, तो अच्छा क्वेश्चन है, वैसे तो थोड़ा सा अलग क्वेश्चन है, तो अच्छे से इसको याद रखना। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए भाई क्या है, दो मित्रों मोहन और डेविड की मासिक आय क्रमशः 6:7 के अनुपात में है, और उनमें से प्रत्येक हर महीने में रुपए 69,000 बचाता है। यदि उनके मासिक खर्च का अनुपात 2:3 है, तो मोहन की मासिक आय ज्ञात कीजिए। भाई इस क्वेश्चन को अपन सिंपली देखो कैसे करते हैं, याद होगा आपको मेथड, भाई मोहन है और डेविड, बहुत बार पूछा जाता है क्वेश्चन, इनकी जो आय है, जब भी ऐसा क्वेश्चन आता है तो आप सीधा सीधा ऐसे आप एक इसको माइंड में रख लो कि जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा इसी तरीके से करना, बिल्कुल इजीली सोल्व कर लोगे। आय का अनुपात है 6:7, खर्च का अनुपात है, आय और खर्च को तो ऐसे लिख लो, ठीक है 2:3। अब आपको देखो बचत, आपको क्या दे रखी बचत, दोनों कितनी बचत कर रहे हैं 69,000 की बचत कर रहे हैं, ये भी 69,000 रुपये बचा रहा है, तो 69,000 को 69 के लिख दूं। ठीक है, ठीक है 69,000 एक के इक्वल टू क्या हो जाता है 1,000 होता है ना, तो मैंने 1,000 को के लिख दिया। ठीक है, तो ये 69 के हो गया और ये भी आपका 69 के हो जाएगा। ठीक है, अब देखो आपको करना क्या है, ऐसे आपको इसको लिखना है और आगे आपको करना क्या है, देखो आप डायरेक्ट इसको सोल्व कर सकते हैं, इसको इससे इंटू करो और इसको इससे इंटू करो और बड़े में से छोटा घटा दो। ठीक है, तो भाई देखो इसको इससे इंटू करोगे तो 3 इंटू 69,000 आएगा और ये 2 इंटू 69,000 आ जाएगा, तो आप सीधा सीधा लिख सकते हो कि 69,000 ही बचेगा। भाई 3 में से आपका 2 जाएगा तो 1, 3 में से आपका 2 जाएगा तो 1 इंटू 69,000, तो ऊपर तो बच जाएगा, मैं पूरा लिख देती हूँ ना, 69 के इंटू 3 माइनस 69 के इंटू 2, और बट्टे में देखो आपको क्या लिखना है, बट्टे में आप इसको इससे इंटू करो और इसको इससे इंटू करो, 6 3 18 और 7 दूना 14, 18 माइनस 14। आपको पूछा क्या है, मोहन की मासिक आय ज्ञात कीजिए। मोहन की मासिक आय का अनुपात कितना है 6 है, तो 6 से मल्टीप्लाई कर दो, सिर्फ इतना सा क्वेश्चन है, ये 6 से मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, इसको सोल्व कर लो, आपका आंसर आ जाएगा। भाई ऊपर तो देखो आपको सीधा सीधा दिख रहा है कि 69 के को आप कॉमन लेते हो तो 3 में से 2 जाएगा तो 1 बच जाएगा, मतलब आपका बच जाएगा ऊपर तो 69,000 ही। ठीक है, 69,000 ही बच जाएगा यहाँ पे। ठीक है, ऐसे लिख लेती हूँ।
और नीचे आपका 14 में से 18 में से 14 जाता है तो 4, और ये है आपका 6। ठीक है, करो देखो, सोल्व करेंगे अपन इसको। 2 से काटो, 2 बार, 2 से काटो 3 बार, 2 से इसको काट लो, 2 3 6, 2 4 8, 2 5 10, ये आ जाएगा। लास्ट में 2 जीरो आएगा भाई, देखो सब में आ रहा है ये तो। 5 3 15, 4 3 12 और 1 13, 3 3 और 1 10, कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा आपका 1,03,500। 1,03,500 आपका आंसर आ जाएगा। ऑप्शन ए अपना एकदम सही हो जाएगा। ठीक है, तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आता है इसको अच्छे से आपको रट लेना है कि जब भी आएगा इस मेथड से आप इसको मतलब सोल्व करोगे। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए भाई, यदि एक समचतुर्भुज PQRS के कोण PQR और एस क्रमशः 4:3:7:6 के अनुपात में है तो चतुर्भुज PQRS किस प्रकार का है? भाई आपका पतंग है, आपका पैरेललोग्राम है, समांतर चतुर्भुज है, आपका रोम्बस है, समचतुर्भुज है, ये आपका ट्रेपेजियम है, समलंब चतुर्भुज है। तो भाई देखो सबकी यदि प्रॉपर्टीज आपको मतलब थोड़ा ऊपर लेवल का भी आपको याद है तो इजीली इस क्वेश्चन को आप कर सकते हैं। भाई देखिए सबसे पहले तो आप ये कोण पता करो कि चारों कोण कितने डिग्री के हैं। भाई किसी भी चतुर्भुज के चारों कोणों का योग 360 डिग्री होता है। कितना होता है? 360 डिग्री होता है। अनुपातों में देखो भी कितना है, 4 3 7 7 14 और 6 20, तो ये होगी 20 की वैल्यू। तो देखो भाई कोण P निकालोगे तो इसको किससे इंटू करोगे? 4 से। ठीक है, ये देखो इसको सोल्व करेंगे 18। ठीक है, P आ जाएगा 18 4 72, ये यहीं पे कर लो, चलो यहीं पे कर ले, 18 4 72, क्यों कितना आ जाएगा? 18 को इंटू करो 3 से, 18 3 54। ठीक है, आर आ जाएगा आपका, देखो कितना आर आ जाएगा, 18 7 126। ठीक है, 18 7 126, और आपका कौन सा है आर के बाद में एस, 18 6 108, 18 6 108। ठीक है, ये आ जाएगा। अब देखो भाई अब क्या करोगे, अब आपको प्रॉपर्टी याद होनी चाहिए। देखिए भाई आपका जो पतंग होता है, मैं सबकी थोड़े थोड़े आपको बता देती हूँ। पतंग जो होता है वो आपका ऐसे बनता है। ठीक है, तो देखो इसमें सीधा सीधा आपको पता रखना है, जो ये असमान भुजाएं होती है, असमान ये जो आपकी भुजाएं होती है, इनके बीच में जो कोण बनता है ना, ये आपस में बराबर होता है। ध्यान रखना, ये आपस में बराबर होता है। यहाँ पे कोई भी दो कोण आपके बराबर दिख रहे हैं क्या? आपको नहीं दिख रहे, मतलब आपका ये पतंग तो नहीं है। ठीक है, काइट तो आपका नहीं है। ठीक है, थोड़ी थोड़ी आपको थोड़ी थोड़ी प्रॉपर्टी भी आपको याद है तो इजीली आप ऐसे क्वेश्चन को कर सकते हैं। और फिर इन दोनों का योग कितना होता है? 180 डिग्री होता है। ठीक है, ये कोण हमेशा क्या होंगे? आपके बराबर होंगे। ठीक है, ये होती है आपकी काइट की प्रॉपर्टी। दूसरा देखते हैं आप, कौन सा है आपका? दूसरा है आपका पैरेललोग्राम, समांतर चतुर्भुज। भाई देखो समांतर चतुर्भुज आपका ऐसे बनता है, समांतर चतुर्भुज आपका ऐसे बनता है। तो ध्यान रखना, समांतर चतुर्भुज में आमने सामने के जो कोण होते हैं वो बराबर होते हैं। आमने सामने के कोण क्या होते हैं? बराबर होते हैं। ये कोण इसके बराबर होगा, ये कोण इसके बराबर होगा। और एक और प्रॉपर्टी, दो एडजेसेंट एंगल होते हैं, मतलब दो पास पास के एंगल होते हैं, चाहे आप इन दोनों को ले लो, 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 इनका योग करोगे तो 180 डिग्री आएगा। क्या यहाँ पे आएगा क्या भाई? इन दोनों को जोड़ोगे तो क्या 180 आ रहा है? क्या नहीं आ रहा। कोई भी दो एंगल को लोगे आप तो वो क्या होंगे? मतलब पास पास के दो एंगल को लोगे आप तो वो क्या होंगे? आपके 180 डिग्री उनका योग आएगा। तो ये भी आपका नहीं बेटेगा भाई, आपका यही प्रॉपर्टी नहीं लग रही आमने सामने के कोण बराबर होने चाहिए, नहीं है। ठीक है, तो ये आपका पैरेललोग्राम भी नहीं है। ठीक है, इसके बाद में तीसरा आता है अपना कौन सा? इसके बाद में आपका तीसरा आता है कौन सा? रोम्बस। ठीक है, रोम्बस आपका आता है। भाई देखो रोम्बस जो होता है ना, उसकी चारों भुजाएं आपकी समान होती है, चारों भुजाएं आपकी समान होती है। और इसमें भी आमने सामने के कोण जो होते हैं ये बराबर होते हैं। इसमें भी क्या होते हैं? आमने सामने के कोण जो होते हैं वो बराबर होते हैं। कोई से भी आमने सामने के कोण बराबर, मतलब कोई दो कोण आपके बराबर है ही नहीं तो आमने सामने के कहाँ से होंगे? ठीक है, तो ये आपका क्या नहीं होगा? ये आपका समचतुर्भुज भी नहीं होगा। अब आता है लास्ट में आपका ट्रेपेजियम। अब ट्रेपेजियम में देखो क्या होता है आपका? ट्रेपेजियम आपका ऐसे बनता है। ठीक है,
ट्रेपेजियम आपका ऐसे बनता है। तो देखिए ट्रेपेजियम में क्या होता है, आपको प्रॉपर्टी याद रखनी है कि ये दो समांतर लाइनें जो होती हैं, ये दो जो समांतर लाइनें होती है, समांतर रेखाएं जो होती है, इनसे जो कोण बनते हैं दो, इनसे जो इनके बीच में जो कोण बनते हैं, मतलब ये दोनों कोण, ठीक है। तो ये एक मिनट, ठीक है। तो देखो इनका जो योग होता है, इनका जो योग होता है वो कितना होता है, 180 डिग्री। ऐसे यदि आप इन दोनों कोणों को लेते हो तो इनका योग भी कितना आना चाहिए, 180 डिग्री आना चाहिए, ठीक है। अब आप यहाँ पे इसको देखोगे तो देखो भाई 54 और 126 को जोड़ो, क्या 180 होता है क्या, 72 और इसको 108 को जोड़ो, क्या 180 होता है क्या। तो मैं इसको ऐसे बना दूं, P Q R और S। भाई P और Q को जो P और S को जोड़ो, क्या हो रहा है क्या आपका 180 हो रहा है, ठीक है। ऐसे ही आप Q और R को जोड़ लो, ये दोनों भी 180 हो रहे हैं, फिट बैठ रही है ये वाली आपकी प्रॉपर्टी इसमें। तो आपका कौन सा हो जाएगा भाई, ट्रेपेजियम आपका हो जाएगा। तो आपको प्रॉपर्टीज आपको आनी चाहिए, तभी आप ऐसे क्वेश्चन को कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर आपका 6 क्या है। एक टाइपिस्ट को 2 पेज टाइप करने में 40 मिनट लगते हैं, तो 89 पेज टाइप करने में कितना समय लगेगा। भाई 2 पेज 40 मिनट तो एक पेज 20 मिनट में, एक पेज 20 मिनट में, तो भाई 89 पेज कितने टाइम में करेगा, 89 इंटू 20 कर दो, एक पेज में 20 मिनट, तो 89 पेजों में 89 इंटू 20 हो जाएगा आपका। देख लो कितना हो जाएगा, 9 दूना 18, 8 दूना 16 और 1 17। बेसिक से ही करेंगे ऐसे क्वेश्चन में, अपन कोई वो नहीं लगाएंगे, ठीक है। तो कितना हो जाएगा 1780, आपका ऑप्शन बी अपना एकदम सही हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर देखो भी 7 क्या है। क्वेश्चन नंबर आपका 7 है, यदि किसी डेटा का बहुलक उसके माध्यक से 26.7 अधिक है तो बहुलक और माध्यिका से कितना अधिक होगा, मतलब बहुलक माध्यिका से कितना अधिक होगा। भाई सबसे पहले तो आपको जो इसका सूत्र होता है, मूलानुपाती सूत्र, वो पता होना चाहिए, तभी आप इस क्वेश्चन को कर पाओगे। और वो सूत्र आपका जो होता है, क्या होता है, मूलानुपाती सूत्र जो होता है वो होता है आपका बहुलक बराबर होता है, बहुलक बराबर होता है किसके, 3 इंटू माध्यिका, 3 इंटू माध्यिका माइनस 2 इंटू माध्य, माइनस 2 इंटू माध्य, ठीक है। ये आपका क्या होता है, इसमें सूत्र होता है, बहुलक इक्वल्स टू 3 इंटू माध्यिका माइनस 2 इंटू माध्य। अब देखो भाई इसने बोला क्या है कि बहुलक उसके माध्य से 26.7 अधिक है, बहुलक उसके माध्य से 26.7 अधिक है, मतलब बहुलक बराबर है माध्य प्लस 26.7। तो माध्य क्या हो जाएगा, माध्य क्या हो जाएगा, बहुलक से 26.7 कम हो जाएगा, ठीक है। भाई अपन को बहुलक और माध्यिका के बीच में रिलेशन पूछा है, तो आप सीधा सीधा यहाँ पे क्या लिख दो, माध्य को हटाना पड़ेगा, मतलब माध्य को क्या लिख सकते हो, बहुलक माइनस 26.7, ठीक है। बहुलक माइनस 26.7 आप माध्य को लिख सकते हो। भाई यदि बहुलक आपका माध्य से 26.7 अधिक है तो माध्य आपका बहुलक से 26.7 कम हो जाएगा, यही है, ठीक है। तो करो देखो, बहुलक और माध्यिका तो अपन को चाहिए, तो बहुलक को ऐसे कैसे लिख लो, बहुलक बराबर 3 इंटू माध्यिका, 3 इंटू माध्यिका माइनस 2, माध्य को मैं क्या लिख दूं भाई, बहुलक से कितना कम हो जाएगा, ये बहुलक से कितना कम हो जाएगा, माध्य 26.7 कम हो जाएगा, ठीक है। बहुलक से 26.7 कम हो जाएगा। अब देखो इसको 16 अपन करेंगे तो कैसे करेंगे, ये माइनस का 2 इंटू बहुलक है, इधर आएगा तो एक बहुलक इधर भी है, 3 हो जाएगा, 3 इंटू बहुलक आपका बन जाएगा। अब देखो मैं इसको भी यदि इधर लेके आती हूँ, इसको भी यदि इधर लेके आती हूँ, तो 3 इसमें भी है, 3 कॉमन ले लूं मैं, तो मेरा क्या बच जाएगा अंदर, अंदर बच जाएगा 3 इंटू बहुलक माइनस माध्यिका, ठीक है, बराबर क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा, देखो माइनस का 2 इस माइनस का 26.7 से इंटू होगा तो कितना आ जाएगा, माइनस का 2 माइनस माइनस प्लस, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और इंटू कर लो, 7 दूना 14, 6 दूना 12 और 1 13, 2 दूना 4 और 1 5, ठीक है, 53.4 आ जाएगा। अब इसमें काट लो, अब 3 से कटेगा कि 4 3 7 और 5 12 कटेगा, हाँ कटेगा, 3 से काटो, देखो 3 एकम 3, कितना बच गया 2, 23, 3 8 24, तो ज्यादा हो जाएगा, 3 7 21,
3 8 24, 17.8। तो भाई आपको यही तो पूछा है ना कि बहुलक आपका माध्यिका से कितना अधिक है। ये माध्यिका यदि इधर जाएगी तो बहुलक आपका माध्यिका से कितना अधिक हो जाएगा, 17.8 अधिक हो जाएगा। कितना अधिक हो जाएगा, 17.8 अधिक हो जाएगा। ऑप्शन सी अपना एकदम सही हो जाएगा। ठीक है भाई, तो इजीली आप इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या भाई, एक दुकानदार एक वस्तु का अंकित मूल्य उसके क्रय मूल्य से 140% अधिक निर्धारित करता है। 68% लाभ प्राप्त करने के लिए अंकित मूल्य पर कितने प्रतिशत छूट दी जानी चाहिए। सीधा सीधा फॉर्मूला रटवा रखा है मैंने। यदि फॉर्मूला आपने उसको मतलब आपको आता है फॉर्मूला, तो विद इन 5 to 10 सेकंड आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। ठीक है भाई, मैं यहाँ पे आपको समझाने के लिए बार बार फॉर्मूला लिखती हूँ, लेकिन आपको तो भाई दिमाग में रहेगा, तो आप सीधा आप क्या रखोगे, आप वैल्यूज को रखोगे। भाई क्या होता है आपका क्रय मूल्य और अंकित मूल्य का जो अनुपात होता है, क्रय मूल्य और अंकित मूल्य का जो अनुपात होता है वो बराबर होता है 100 माइनस छूट परसेंट डिस्काउंट परसेंट बटे में 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट। भाई एक ऐसी आपकी ये मतलब फॉर्मूला, मैं तो इसको फॉर्मूला ही बोलती हूँ, मतलब इतना इम्पोर्टेंट है कि आपका रेलवे के हर शिफ्ट में एग्जाम में नहीं, हर शिफ्ट में इससे क्वेश्चन बनता है। ठीक है, तो अच्छे से इसको रट लेना। देखो इसने बोला है अंकित मूल्य क्रय मूल्य से 140% अधिक निर्धारित किया गया है। मतलब क्रय मूल्य यदि 100 है तो अंकित मूल्य इससे 140% अधिक, मतलब 140 अधिक, तो 100 से 140 अधिक कितना हो जाएगा, 240। कितना हो जाएगा, 240। ये बराबर हो जाएगा 100 माइनस डी। डिस्काउंट तो अपन को पता करना ही है, डी की वैल्यू तो अपन को पता करनी है। अपन को दे क्या रखा है, प्रॉफिट दे रखा है। तो 100 प्लस पी कितना हो जाएगा, लाभ है 68%, तो ये 100 प्लस 68 कितना हो जाएगा, 168 हो जाएगा। ठीक है, करेंगे सोल्व इसको। देखिए सोल्व करते हैं, 0 से 0 कैंसिल, 24 7 168 होता है, तो ये जाएगा 7 से कट जाएगा, मतलब 168। इधर इसको इंटू करोगे तो 70, तो 100 माइनस डी बराबर हो जाएगा 70। ये 70 आएगा, डी इधर जाके प्लस, मतलब डी बराबर आपका हो जाएगा 30%। डी कितना आ जाएगा भाई, 30% आपका आ जाएगा। छूट मिलेगी इस पे कितने की, 30% की। ठीक है, तो यदि आपको देखो ये याद है तो आप बस इस स्टेप में इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए 9 क्या है, द्विघात व्यंजक ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 का अधिकतम मान ज्ञात कीजिए। देखिए भाई कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को। भाई आपको देखो जब भी आपके पास में ऐसे इक्वेशन हो, ठीक है, इसमें आपको दो तरह से क्वेश्चन पूछता है। एक तो होता है यदि आपका a लेस देन हो 0, तो इसमें आपको पूछेगा मैक्सिमम वैल्यू। इसमें क्या पूछेगा, मैक्सिमम वैल्यू, मैक्सिमम मान x का। ठीक है, और यदि a इज ग्रेटर देन 0 हो, a इज ग्रेटर देन 0 हो, उस टाइम आपको बोलता है मिनिमम मान। ये दोनों आपके एक ही है। ठीक है, इन दोनों के लिए आपका फॉर्मूला एक ही है। देखिए याद रखना, ए लेस देन 0 होता है तो मैक्सिमम वैल्यू पूछता है, और ए ग्रेटर देन 0 होता है तो मिनिमम वैल्यू पूछता है। और इसका फॉर्मूला जो होता है वो होता है आपका 4ac माइनस बी स्क्वायर बटे में 4a। ठीक है, तो इजी है, बस आपको याद रखना है कि जब भी आपको मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू पूछे तो आपके पास में फॉर्मूला 4ac माइनस बी स्क्वायर बटे 4a होगा। तो कौन सा आपका आंसर आएगा भाई, 4ac माइनस बी स्क्वायर बटे में 4a। ऑप्शन बी अपना एकदम सही हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे आप इसको इजीली याद रख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए 10, यदि निम्नलिखित डेटा का माध्य 41 है तो x का मान है। देखिए भाई x की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है। माध्य 41 दे रखा है, अपन को पता है कि माध्य जो होता है उसका फॉर्मूला कैसे क्या होता है। माध्य कैसे निकालते हैं भाई, अपन माध्य निकालते हैं सिग्मा एफ एक्स बटे में सिग्मा एफ। ठीक है, तो एफ एक्स का क्या करेंगे, जोड़ करेंगे। एफ क्या है, ये वाला, और एक्स आपका ये रहा। इन दोनों को इंटू करो भाई, देखो कितना हो जाएगा, ये आएगा आपका 3 एकम 3, 3 3 9, 930 आ जाएगा। ये आपका 40x आ जाएगा। ठीक है, और ये आपका आ जाएगा कितना, ये 25 को 11 से इंटू करेंगे तो 2750 2750 आ जाएगा। और 95 को यदि आप 17 से इंटू करते हो तो 17 5 85, हासिल में 8
17 नाम 136, 17 नाम 153, ठीक है। 153 और 8 कितना हो जाएगा 161, तो ये हो जाएगा 1661। बट ए में आपका हो जाएगा क्या, सिग्मा एफ, मतलब इन सबको जोड़ो तो देखो कितना आएगा 31 प्लस, आपको तो x की वैल्यू पूछी है ना, x का मान, तो x का मान भाई आपका ये है, इनमें से आएगा क्या कोई सा, ऑप्शन तो गलत है ना, देखते हैं। चलो इनको जोड़ो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 7 और 1 8, 5 6 और 3 9 प्लस x, ठीक है। और बराबर आपको दे कितना रखा है, माध्य दे रखा है 41, ठीक है। तो ये हो जाएगा। अब ये देखो इसको सोल्व करोगे, थोड़ा सा आपके पास में क्या होगा, कैलकुलेशन तो है लेकिन कर लो। देखो अपन इसको यूनिट डिजिट से ऐसे कुछ करना चाहिए, लास्ट में देखें कि दो ऑप्शन का यूनिट डिजिट अपना मैच हो रहा है, तो देखो अपना ज़्यादा टाइम खराब हो जाएगा। तो इससे अच्छा है कि आप देखो कैलकुलेशन इजी है, इतनी बड़ी भी नहीं है भाई। कितना हो जाएगा, ये तो 5 हो ही जाएगा, ये हो जाएगा 3, ये तो 40x है ना, तो इसको तो मत जोड़ो, 3 5 3 8 और 1 9, ये है 9 7 16 और 6 22, हासिल में 2 2 2 4 और 1 5, इतना आ गया प्लस 40x, ठीक है। बराबर में 41 को 98 से इंटू करते हैं, तो देखिए छोटी छोटी ट्रिक्स मैंने आपको बता रखी है। 98 को 41 से इंटू करेंगे तो देखो कितना आ जाएगा, 8 एकम 8, 8 4 32 और 9 41, हासिल में 4 9 चौक 36 और 4 40, प्लस में 41 x, प्लस में 41 x। अब देखो इधर ये जाएगा 41 x में से 40 x आपका कैंसिल मतलब जाएगा, तो x बच जाएगा। और इधर 5295 में से यदि आप 4018 को घटाते हैं तो आपके पास में कितना आएगा भाई, ये देख लो। इसमें से घटाएंगे 15 में से 8 जाएगा तो 7 आएगा लास्ट में, और लास्ट में 7 आपका एक ही ऑप्शन में आ रहा है, ऑप्शन सी में। तो आप ऐसे इसको इजीली कर लो, 1277 आपका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा, x की वैल्यू आ जाएगी 1277, ठीक है भाई। तो ऐसे आप इजीली कर सकते हो, इतनी बड़ी कैलकुलेशन भी कुछ ही नहीं थी भाई। आपका दो दो का मल्टीप्लिकेशन और पहाड़े ये सब मैंने आपको बोला था कि याद रखा करो, 30 तक के कम से कम पहाड़े याद करो, दो दो डिजिट के मल्टीप्लिकेशन, तीन तीन डिजिट के मल्टीप्लिकेशन, ये सब मैंने आपको सिखाया था। और वो इसीलिए सिखाया था कि आपके पेपर में कभी मतलब हर पेपर में हर क्वेश्चन में कैलकुलेशन बनती है, और आपकी कैलकुलेशन स्ट्रांग होती है तो आप बड़े बड़े क्वेश्चन को बिल्कुल इजीली सोल्व कर लेते हैं बहुत ही कम टाइम में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, क्वेश्चन नंबर 11 क्या है अपना, क्वेश्चन नंबर 11 है, यदि a बराबर 7 प्लस 4√3 है तो ए क्यूब प्लस 1/a³ का मान ज्ञात कीजिए। भाई देखिए आपको ये तो पता होगा ना कि भाई यदि ए आपका, चलो ए इसने दे रखा है कितना भाई, यहाँ पे दिखा मैं आपको बता रही हूँ 7 प्लस 4√3 है, आपको 1/a भी चाहिए, आपको 1/a भी चाहिए। तो देखो भाई, आप देखो कभी भी ध्यान रखना, जब भी आपके पास में ऐसा क्वेश्चन आता है ए भाई आपको ए दे रखा है और 1/a की वैल्यू आपको निकालनी है, तो हमेशा क्या क्या करो, इनका स्क्वायर करके माइनस कर दो, मतलब इस टर्म और इस टर्म का स्क्वायर करके माइनस कर दो। यदि इनका अंतर एक आता है तो 1/a इसका जस्ट उल्टा, मतलब यहाँ पे साइन प्लस है तो यहाँ पे माइनस हो जाएगा, ठीक है। लेकिन अंतर इनका स्क्वायर करने पे अंतर एक आना चाहिए। देखो 7 का स्क्वायर 49 और 4√3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 16 को √3 का स्क्वायर 3, 16 3 48, 49 में से 48 जाएगा, एक बचेगा। तो अंतर जब भी इनके स्क्वायर करोगे और अंतर जो भी आपके पास में आता है, यहाँ पे प्लस हो माइनस हो कुछ भी हो, आप क्या क्या करो, आपको करना है यहाँ पे इनका स्क्वायर करके अंतर लो। यदि अंतर आपका एक आ रहा है तो इसका जस्ट उल्टा ही हो जाता है, मतलब साइन आपका चेंज हो जाता है, यहाँ पे प्लस है तो ये माइनस हो जाता है, ये माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा। तो ए आपको दे रखा 7 प्लस 4√3, तो 1/a हो जाएगा 7 माइनस 4√3, ठीक है भाई। तो देखो आपसे पूछा क्या है इसने, a³ प्लस 1/a³ आपसे पूछा है। तो भाई देखो इसका जो फॉर्मूला होता है क्या होता है, a³ प्लस 1/a³ को आप क्या लिख सकते हो, यदि सबसे पहले तो आप पता करो कि a प्लस 1/a कितना होगा, a प्लस 1/a कितना होगा भाई। इन दोनों को यदि आप जोड़ते हो तो 4√3 से 4√3 कैंसिल, और 7 7 14 आपका आंसर आएगा, क्या आएगा इसका 14 आएगा। a प्लस 1/a कितना हो जाएगा आपका 14 हो जाएगा। और अपन को पता है यदि a प्लस 1/a आपको
कोई भी नेचुरल वैल्यू दे रखी है, मान लिया कि n है, तो a क्यूब प्लस 1/a क्यूब कैसे निकालते हैं, n का क्यूब माइनस 3n करते हैं। तो देखो भाई a क्यूब प्लस 1/a क्यूब कितना हो जाएगा, n का क्यूब, 14 का क्यूब माइनस 3n, 3 इंटू 14, ठीक है। अब भाई 14 का क्यूब कितना होता है, 2744 होता है क्या, ये सब चीजें आपकी रटी हुई होनी चाहिए। और ये हो जाएगा 14×3=42, माइनस करोगे लास्ट में 2 0 7 2702 आपका क्या आ जाएगा, a क्यूब प्लस 1/a क्यूब आ जाएगा 2702, ऑप्शन डी। तो छोटी छोटी चीजें जो है आपको पता होनी चाहिए भाई। यदि आपके पास में ये डिफरेंस 1 होता है तो इसका जस्ट उल्टा हो जाता है, और आपका इस क्यूब आपको आने चाहिए, ठीक है। तो इजीली ऐसे क्वेश्चंस को आप सेकंड्स में सोल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 देखो, 425 और 17 का मध्य अनुपाती। भाई कोई भी दो संख्याओं का मीन प्रोपोर्शनल कैसे निकालते हैं, उनको दोनों को इंटू करके उनका वर्गमूल ले लेते हैं, ठीक है। भाई दो संख्या ए बी है और उनका मध्य अनुपाती निकालना है, तो उन दोनों को इंटू करके उनका वर्गमूल ले लो, ठीक है, वही उनका मध्य अनुपाती हो जाता है। तो यहाँ पे देखो आपको दो संख्या 425 और 17 दे रखी है, इनको इंटू कर लो और इनका वर्गमूल ले लो। तो देखो भाई यदि यहाँ पे आपके एक नेचुरल नंबर आ रहा है, इसका मतलब ये है ये 17 का मल्टीपल है, तभी तो 17 बाहर आएगा। तो 17 से डायरेक्ट इसको इसमें भाग दो 17 का, कितना आ जाएगा, 17 दूना 34, 17 5 85, मतलब 25 इंटू 17 लिख सकते हो। और ये 17 है ही आपका, अभी इसका वर्गमूल लोगे तो 25 का वर्गमूल 5 और 17 का स्क्वायर है, वर्गमूल लोगे तो 17 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 17 5 85, इसका आंसर आ जाएगा। कितना आ जाएगा भाई, 85 85, ऑप्शन ए अपना एकदम सही हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर देखो 13 क्या है, दो नल एक हौज को क्रम से 4 घंटे और 28 घंटे में भर सकते हैं, एक तीसरा नल इसे 28 घंटे में खाली कर सकता है। यदि उन सभी को एक साथ खोल दिया जाए तो खाली हौज के 1/4 हिस्से को भरने में कितना समय लगेगा। देखो भाई दो नल है, उनमें से एक इसको 4 घंटे में भर सकता है, जबकि दूसरा इसको 28 घंटे में भर सकता है, जबकि जो तीसरा है इसको 28 घंटे में खाली कर सकता है, खाली करता है, तो मैंने माइनस लगा दिया, ठीक है। क्या करोगे, इन सबका एलसीएम लो, और एलसीएम जो आएगा वो 28 से आ जाएगा, क्या आ जाएगा, 28 से आ जाएगा इनका एलसीएम। अब देखो आप ए बी सी की एफिशिएंसी पता कर लो, ए की एफिशिएंसी 7, बी की एफिशिएंसी 4, वो बी की एफिशिएंसी 1, बी की एफिशिएंसी 1 और सी की एफिशिएंसी 1, ठीक है। तो भाई देखो यहाँ पे सीधा सीधा पता चल रहा है कि बी जितना भर रहा है सी उतना ही खाली कर रहा है, मतलब ये जितना भरेगा उतना ये खाली कर देगा, मतलब ए भरेगा वो ही पानी भरेगा। आपको बोला क्या है, तो खाली हौज का 1/4, 28 का 1/4 कितना हो जाएगा, 7 भाग, कितना हो जाएगा 7 भाग। तो 7 भाग कितने घंटे, भाई ए अकेला 1 घंटे में 7 भाग भरता है, तो यही भरेगा, कितना घंटा लगा देगा 7 भाग को भरने में, 1 घंटा, ऑप्शन डी अपना एकदम सही हो जाएगा। तो बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर देखिए 14 क्या है आपका, इसको आपको सिंप्लीफाई करना है भाई। अकॉर्डिंग टू बोर्ड मास सबसे पहले आपका डिविजन सोल्व होगा, -56 में -14 का भाग दोगे 4 बार जाएगा, प्लस का 4, भाई माइनस माइनस तो कैंसिल हो जाएगा और प्लस का 4 आ जाएगा। लेकिन देखो ये तो आपका -9 है, यहाँ पे इन दोनों से तो प्लस का 4 आया, लेकिन ये बाहर माइनस है तो इससे माइनस बना देगा, माइनस का 4 आ जाएगा। अब माइनस के 2 को 9 से इंटू करोगे तो माइनस का ये आएगा कितना, 18, कितना आएगा 18, 18 4 22 9 31 आपका आएगा, और वो भी माइनस का, क्या आ जाएगा 31, ऑप्शन बी अपना एकदम सही हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर देखिए 15, एक वर्ग का क्षेत्रफल 8649 सेंटीमीटर स्क्वायर है, इसका परिमाप एक नियमित षटभुज के परिमाप के बराबर है, षटभुज का क्षेत्रफल क्या है। भाई पहले अपन क्या करते हैं, जो आपका वर्ग है उसकी भुजा निकालेंगे, फिर उसका परिमाप कितना है उतना ही षटभुज का परिमाप होगा, और फिर अपन को क्या करेंगे, षटभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे। तो भाई देखो वर्ग का जो क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है वो होता है भुजा का स्क्वायर, जो कितना दे रखा है 8649, 8649। अब देखो भाई ये याद तो होगा नहीं किसी को भाई किसका वर्ग है, ट्रिक बता रखी है मैंने सीधी सी। आप कैसे पता करोगे 8649 मतलब 8649 किसका वर्ग है, ये कैसे पता करोगे, पता करो कि कौन से 2 डिजिट है 0 से लेके 9 तक जिनका वर्ग करने पे लास्ट में 9 आता है। एक तो है 3, एक तो है 3 और एक है 7। अब देखो सेकंड स्टेप में क्या करते हैं, लास्ट के 2 डिजिट्स को छोड़ दो, आगे वाली देखो 86, 86 से जस्ट पहले आपका एक वर्ग नंबर कौन सा है, 86 से जस्ट पहले 81 है, और किसका है 9 का,
दोनों जगह नो नो लिख दो, दोनों जगह नो नो लिख दो। अब 9 के आगे क्या आता है, 10 आता है, तो 9 को यदि आप 10 से इंटू करते हो तो 90 होता है। अब आप देखो कि ये 86 इस 90 से कम है या इस 90 से ज्यादा है, ये वाली संख्या आपकी कम है या ज्यादा, कम है, तो कम वाला आपका आंसर हो जाएगा। कितना आंसर हो जाएगा, मतलब कम वाला आपका इसकी वैल्यू हो जाएगी कितनी, 93। मतलब ये 93 का क्या है, वर्ग है। ठीक है, तो ए कितना हो जाएगा भी, दोनों तरफ वर्गमूल लोगे ना, ए कितना आ जाएगा आपका 93 आ जाएगा, ए क्यूब आ जाएगा आपका 93। ठीक है, ए क्यूब यदि 93 है तो इसका परिमाप कितना हो जाएगा, वर्ग का परिमाप 4a, तो 4 इंटू ए कितना है 93, ये बराबर हो जाएगा किसके, षटभुज के परिमाप के बराबर। मैंने मान लिया षटभुज की जो भुजा है वो x सेंटीमीटर की है, तो ये परिमाप कितना हो जाएगा, षटभुज में 6 भुजाएं होगी, परिमाप क्या हो जाएगा 6x हो जाएगा। ठीक है, षटभुज का परिमाप ये हो जाएगा। तो अपन क्या करेंगे, षटभुज की भुजा निकाल लेते हैं यहाँ से। ठीक है, तो कितनी आ जाएगी भाई भुजा, देखो 2 से काटेंगे 2 बार, 2 से काटेंगे 3 बार, 3 से काटेंगे 3 3 हो, 3 एकम 3, 31 दूना 62, मतलब षटभुज की जो भुजा है वो है 62 सेंटीमीटर। आपको इसको पेरीमीटर चाहिए, षटभुज वो चाहिए, आपको एरिया चाहिए। षटभुज के एरिया का फॉर्मूला होता है 3√3/4 इंटू ए स्क्वायर। भाई 4 आता है, 2 ही आता है ना, ठीक है 2 ही आएगा, 4 नहीं आता, 2 ही आता है। ठीक है, 2 आएगा। ये आपका क्या होता है, षटभुज के पेरीमीटर, उसका एरिया का फॉर्मूला हो, तभी ए अपन ने वर्ग की ले ली तो इसकी एक्स ली है तो एक्स ही लिखो, एक्स का स्क्वायर। ठीक है, अब कर लो, देखो इसको सोल्व, 3√3/2 एक्स स्क्वायर मतलब 62 का स्क्वायर, तो आप ऐसे लिख लो 62 इंटू 62। ठीक है, अब सोल्व करो, 2 से काटोगे इसको, 2 से इसको काटोगे तो ये 31 बार कट जाएगा। ठीक है, और 93 को 62 से इंटू करते हो तो ये देखो इकाई अंक मतलब 3 एकम 3, 3 दूना 6 आना चाहिए, तो √3 भी आएगा, √3 तो आएगा, और इसमें लास्ट में क्या आएगा 6 आएगा, तो लास्ट में 6 यहीं पे आ रहा है 6√3। ठीक है, तो ऑप्शन डी अपना एकदम सही हो जाएगा। ठीक है भाई, फिर √3 भी आना है और 6 आपका इस ऑप्शन में आ रहा है, तो जब इसको सोल्व करोगे कितना आएगा आपका 5766 5766 √3 इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो फॉर्मूले याद होना भी बहुत जरूरी है, और छोटे छोटे ट्रिक्स मैंने अभी अभी सिंप्लीफिकेशन चैप्टर मेरा अभी तो चल रहा है, मैंने ये सब चीजें आपको वर्ग करना, वर्गमूल करना, ये सब चीजें मैंने आपको सिखाई है, तो एक बार जरूर देखना जिनको भी मतलब जरूरत है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 देखो, ए को दिया जाने वाला अधिकतम मान क्या होना चाहिए, 8 अंकीय संख्या 713 ए 88 45 3 से विभाज्य है। अब बोल रहा है भाई 3 से। ठीक है, आज आपसे पूछा है, वैसे अब तक जो शिफ्ट आ रही थी उसमें 4 का पूछ रहा था अपन से, आज इसने पूछा है 3 से। ठीक है, तो भाई देखो 3 का विभाजकता का जो नियम होता है, डिजिट्स के सम में आपका 3 का भाग जाना चाहिए। ठीक है, डिजिट्स के सम में 3 का भाग जाना चाहिए, तो जब भी आपके पास 3 का मतलब नियम लगाना है तो आप क्या क्या करो भाई, अब देखो 5 और 4 9, 9 में 3 का भाग जाता है, तो इन दोनों को यहीं पे काट दो, 3 में 3 का भाग जाता है, इसको काट दो, 8 8 16 8 3 24, भाई ये भी आपका देखो, इन दोनों को जोड़ोगे 8 8 दूना 16 8 3 24, 24 में 3 का भाग जाता है, सब कट गया। मतलब आपको बताना है कि ए का क्या मान रखूं, अधिकतम, इसने पूछा अधिकतम कि 3 से डिविजिबल हो जाए, भाई 9 रख दो। ए को आप 0 से लेके 9 तक कुछ भी रख सकते हो, तो 9 आपकी सबसे बड़ी डिजिट है तो 9 ही रख दो, तो ए आपका किसके बराबर हो जाएगा, 9 के बराबर हो जाएगा, ऑप्शन ए अपना एकदम सही हो जाएगा। ठीक है, इजी क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 17 देखो भी क्या है, विकल्पों में दिए गए एबीसी के कौन से मान निम्नलिखित समीकरणों को संतुष्ट करते हैं। जब भी ऐसा क्वेश्चन आता है बाई ऑप्शन इस क्वेश्चन को करोगे, आप बेसिक से नहीं करोगे, नहीं तो आपको टाइम बहुत ज्यादा लग जाएगा। ठीक है, आप क्या करो, इसको ऑप्शन से करो। भाई आप क्या करो, इस पहले समीकरण को ही, इस पहले समीकरण में भी ये ए की वैल्यू है, ये बी की वैल्यू और सी की वैल्यू रख के देख लो। ठीक है, कि कौन कौन से ऑप्शन आपके इसको सेटिस्फाई कर रहे हैं। ठीक है, तो देखो ए रखना है आपको 1, तो ये हो गया 3, बी रखना है 4 तो माइनस के 16, और सी को रखना है 2 तो 2 दूना 4। ठीक है,
ये देखो 4 3 7, 16 में से यदि 7 आपका जाता है तो -9 बच रहा है। क्या बच रहा है? 16 में से 7 जाता है तो -9 बच रहा है। भाई ये तो सेटिस्फाई कर रहा है, ये तो आपका सेटिस्फाई कर रहा है पहला ऑप्शन। दूसरा ऑप्शन और रख लेते हैं, 3 दूना 6 माइनस का 4 और 4 दूना 8, 8 6 14 में से 4 जाएगा तो 10 आएगा, मतलब ऑप्शन बी आपका सेटिस्फाई नहीं कर रहा। ऑप्शन सी देख लो, ऑप्शन सी 5 से 15, ये भी नहीं करेगा भी, क्योंकि ये देखो 15 प्लस का आएगा, यहाँ पे इधर माइनस का आना चाहिए, देखते ही पता चल रहा है। ठीक है, अब डी ऑप्शन रखेंगे, देखो 3 3 9, 4 दूना 8 प्लस 2 दूना 4, ये भी आपको प्लस में आएगी वैल्यू, तो आपका एक ही ऑप्शन मैच हो रहा है। तो देखिए इन दो इक्वेशन में तो रखने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी आपको कई बार। ठीक है, मतलब 99% तो आपका एक ही आप इसको समीकरण को लोगे, उसमें यदि वैल्यू सेटिस्फाई कराओगे चार ऑप्शन में से तो मतलब आपका हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर आपका 18। यदि कोसेक ए बराबर 5/3 है तो 9 इंटू 1 प्लस कोट स्क्वायर ए बटे में 80 इंटू 1 माइनस सेक ए इंटू 1 माइनस इंटू 1 प्लस सेक ए, यहाँ पे 80 है क्या, चलो रहने दो। भाई आपको बोला क्या है इसने, नो सबसे पहले तो आपको फॉर्मूले रटे हुए होने चाहिए। 1 प्लस कोट स्क्वायर ए को क्या मैं कोसेक स्क्वायर ए लिख सकती हूँ क्या? क्यों? क्योंकि मेरे पास में एक फॉर्मूला होता है, देखिए एक तो होता है सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए बटे में एक, वो बराबर में एक होता है आपका कोट स्क्वायर है, वो कोसेक स्क्वायर है, एक क्या होता है कोसेक स्क्वायर है माइनस कोट स्क्वायर है माइनस कोट स्क्वायर ए बराबर में एक। अब इस कोट स्क्वायर ए को इधर ले जाऊं तो ये 1 प्लस कोट स्क्वायर ए बन जाएगा और किसके बराबर हो जाएगा, कोसेक स्क्वायर ए के। तो भाई इसको मैं लिख सकती हूँ 9 इंटू कोसेक स्क्वायर ए। ऐसे इन दोनों को इंटू करोगे तो क्या ये 1 माइनस सेक स्क्वायर ए बन जाएगा क्या, 1 माइनस सेक स्क्वायर ए बन जाएगा। और 1 माइनस सेक स्क्वायर ए को आप क्या लिख सकते हो, 1 माइनस सेक स्क्वायर, ये इधर जाएगा तो माइनस सेक स्क्वायर ए बन जाएगा। ठीक है, तो इसको माइनस का टेन स्क्वायर ए लिखोगे। ठीक है, क्या लिखोगे, माइनस का टेन स्क्वायर, तो ये 80 तो है, इसको लिखोगे माइनस का टेन स्क्वायर ए। ठीक है, ये लिखोगे। अब देखो यहाँ पे आप क्या कर लो, वैल्यू पुट कर लो। भाई कोसेक ए आपका लाल बट्टे कक्का में क्या होता है, लाल बट्टे कक्का आपने पढ़ रखा होगा। तो कोसेक ए को क्या लिखते हैं, कर्ण बटे अपन लिखते हैं क्या, लंब, कर्ण बटे लंब लिखते हैं। ठीक है, हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर। तो भाई यहाँ पे आपका बेस जो होगा वो कितना हो जाएगा, 3 4 5 का ट्रिपलेट होता है, तो बेस हो जाएगा आपका 4, बेस क्या हो जाएगा आपका 4। तो इसको तो अपन क्या लिखेंगे, ये हो जाएगा 9 इंटू कोसेक स्क्वायर ए, ये तो आपका सीधा सीधा है तो इसको तो ऐसे कैसे लिख दो 25/9 हो जाएगा। नीचे देखो ये 80 है, माइनस बाहर लगा दो, इंटू में टेन स्क्वायर ए क्या होता है आपका लंब बटे आधार होता है। यहाँ पे आपका जो परपेंडिकुलर है वो है 3, 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, 3 का स्क्वायर कितना होता है 9 होता है, बटे में ए आधार कितना है 4, 4 का स्क्वायर कितना होगा 16 होगा, 4 का स्क्वायर 16 होगा। ठीक है, इसको सोल्व कर लो, देखो क्या आएगा अपना आंसर, क्या आएगा भाई, 9 से 9 कैंसिल, 16 5 80, 5 से 5 बार कैंसिल, अब कुछ भी कैंसिल नहीं हो रहा ना, तो आपका बच जाएगा माइनस का 5 और बटे में 9, माइनस का 5/9, इसका आंसर आएगा ऑप्शन डी अपना एकदम सही हो जाएगा। ठीक है, तो ये छोटी छोटी बेसिक चीजें आपको पता होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 19 देखो भाई, यदि एक वर्त का व्यास 14 सेंटीमीटर है तो वर्त की परिधि क्या होगी, व्यास यदि आपका 14 सेंटीमीटर है तो भाई त्रिज्या आपकी 7 हो जाएगी, व्यास की आधी, और इसकी परिधि पूछी है, क्या होता है परिधि का सूत्र 2πr होता है, पाई रखना है अपन को 22/7 और आर अपना है कितना 7। और वैसे तो डायरेक्ट भी आपका मतलब याद होना चाहिए ये तो, कि जब भी आपकी त्रिज्या कितनी होती है 7 सेंटीमीटर तो परिधि कितनी होती है 44 होती है, एरिया कितना होता है 154 होता है। ठीक है, तो कितना हो जाएगा 44 सेंटीमीटर आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है भाई, क्वेश्चन नंबर 20 देखिए क्या है, साधारण ब्याज पर कितने प्रतिशत वार्षिक दर से कोई धनराशि 18 वर्षों में स्वयं की दोगुनी हो जाएगी। 18 वर्षों में स्वयं की दोगुनी हो रही है, मतलब
1 रुपया 18 वर्षों में 2 रुपये हो गए, 2 गुने का मतलब 2 हो गए, मतलब ब्याज कितना मिला आपको, 1 ब्याज का मिल गया। ब्याज कितना मिला, 1 ब्याज मिल गया। तो ब्याज बराबर होता है आपका मूलधन। मूलधन यदि 1 है, दर आपको पता करनी है, दर इंटू समय है आपका कितना, 18 वर्ष बटे में 100। और मैंने तो आपको सीधा सीधा बता रखा है कि जब भी आपको ये वर्ड दे दे कि 2 गुनी है, तो आप 100 में क्या क्या करो, उस समय का भाग दे लो यदि दर पूछा है। यदि आपसे समय पूछा है तो 100 में दर का भाग दे लो, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है। और वैसे मैंने आपको पूरा भी करवा दिया है। तो देखो 2 से काटोगे 9 बार, 2 से काटोगे 50 बार, तो आर जो है वो आएगा आपका 50 बटे 9। 9 5 45 होता है, तो 5 सही 5 बटे 6 आपका पहला ऑप्शन है। इतना परसेंट क्या हो जाएगी आपकी दर आ जाएगी, ऑप्शन ए अपना एकदम सही हो जाएगा। ठीक है भाई। क्वेश्चन नंबर 21 देखो भी क्या है। समूह ए में 53 सदस्य हैं, समूह बी में 86 सदस्य हैं, समूह सी में 57 सदस्य हैं। इन समूह के सभी सदस्य एक रेस्तरां में गए। समूह ए बी और सी के प्रत्येक सदस्य पर खर्च की गई औसत राशि रुपए 424, रुपए 337 और रुपए 122 है। प्रति सदस्य खर्च की गई कुल राशि है। देखिए भाई इस क्वेश्चन को आप डेविएशन से करो, ठीक है, थोड़ा सा अपना इजी हो जाएगा। देखो 3 ग्रुप है, ए बी और सी, ए बी और सी 3 ग्रुप है। इसमें 53 सदस्य हैं, इसमें 86 सदस्य हैं और इसमें 57 सदस्य हैं। ठीक है। इसके एक सदस्य पे, इसके सदस्यों पे खर्च की गई औसत राशि है 424, इस पे खर्च की गई राशि है 337, इस पे खर्च की गई राशि है तो 122। अब आपको औसत निकालना है भाई। इसको एक बार अपन यूनिट डिजिट से करके देखें क्या। इसको एक बार अपन यूनिट डिजिट से करके देख लेते हैं कैसे। देखो इन दोनों को इंटू करोगे 4 3 12 आएगा, प्लस 7 6 42, यहाँ पे भी 2 आएगा, प्लस 7 गुना 14 4 आएगा। ठीक है। ये बराबर ये योग आएगा। योग बराबर क्या होता है, औसत इंटू जितने सदस्य हैं उससे इंटू करते हैं। तो औसत आपको मान लिया कि ये वाला है पहला ऑप्शन, तो इसमें यूनिट डिजिट है 7 इंटू इन सबका योग, इन सबका योग करोगे तो देखो कितना आएगा, 6 3 9 9 और 7 आपका कितना हो जाएगा 16, 16 का लिखो 6, तो देखो 7 6 42, यहाँ पे 2 आएगा इकाई का अंक, और इधर कितना आएगा 4 2 6 और 2 8 आएगा। ठीक है। यहाँ पे 8 आएगा, मतलब पहला ऑप्शन तो आपका नहीं होगा, पहला ऑप्शन तो आपका नहीं होगा। यहाँ पे यदि मैं 298 लेती हूँ तो देखो इधर तो 8 आना चाहिए, इधर भी आपका 8 आना चाहिए। यदि 8 लेती हूँ तो 8 6 48, भाई ये तो आपका हो सकता है, दूसरा ऑप्शन आपका हो सकता है। ठीक है। तीसरा ऑप्शन यदि अपन लेते हैं तो देखो ये 3 6 3 18, ये भी आपका ऑप्शन तो मैच हो रहा है भाई, 6 3 18 और 6 2 9 12, 2 ऑप्शन मैच हो गए आपके। ठीक है। यदि आपकी 2 ऑप्शन मैच नहीं होते तो इतना सा क्वेश्चन देखना, अब इसको करेंगे अपन तो बहुत बड़ा क्वेश्चन, मतलब कैलकुलेटिव एक क्वेश्चन आपका बनता है, लेकिन अपन ने यूनिट डिजिट से करा तो इसके 2 ऑप्शन आपके मैच हो गए, तो आपको क्या करना पड़ेगा, इसको सोल्व करना ही पड़ेगा। ठीक है। सोल्व करो भाई। देखो कैसे करेंगे, डेविएशन लगा ले क्या, इसमें डेविएशन इसमें लगा लेते हैं। कैसे लगाएंगे डेविएशन भाई, मैंने इनके बीच में कुछ भी मान लो आप अपनी तरफ से। ठीक है। चाहे आप देखो इसमें डेविएशन लगाओ, चाहे आप इसमें वेटेड एवरेज कर लगाओ, सब में ही आपको कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। ठीक है। सब में आपको कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, लेकिन अपन डेविएशन थोड़ा सा लगा लेते हैं तो थोड़ी सी कम कैलकुलेशन अपन को करनी पड़ेगी। देखो डेविएशन मैं क्या मान लेती हूँ, 300 मान लेती हूँ, और ऑप्शन में भी देखो 300 के पास पास में है, तो मैंने मान लिया कि टोटल एबीसी का जो एवरेज राशि है वो है 300। ठीक है। लेकिन भाई यहाँ पे मैं देख रही हूँ ए ग्रुप की राशि जो औसत है वो 424 है, तो ये तो 300 से ज्यादा है। कितना ज्यादा है भाई, 124 ज्यादा है। एक पे 124 तो 53 पे कितना ज्यादा हो जाएगा, एक पे 124 तो 53 पे कितना ज्यादा हो जाएगा, 53 पे कितना ज्यादा हो जाएगा, 53 से इंटू कर लो इसको। ठीक है। कैसे करते हैं, 4 3 12, भाई ये सब चीजें आपको पता होनी चाहिए। 4 3 भाई मैं 2 3 3 डिजिट का मल्टीप्लीकेशन का वो लगा रही हूँ ट्रिक। 4 3 12, हासिल में 1 5 4 20,
और 3×2 = 26 और 1 27 हासिल में 0 चला, हासिल में 2 चला जाएगा। 3×2 = 5 और 5×2 = 10, 5×2 = 10 और 5 कितना हो जाएगा 15 हासिल में 1, 5×1 = 5 और 1 6। इनको जब इंटू करोगे तो आपके पास में आ जाएगा 6 5 7 2। ठीक है। ऐसे ही जो बी ग्रुप है उसमें अपन ने तो माना है 300, लेकिन यहाँ पे है कितना 337, तो कितना ज्यादा है भी 37, 1 पे 37 ज्यादा, तो 86 पे कितना ज्यादा 86 से इंटू करोगे, ज्यादा है तो प्लस करो, कम है तो माइनस कर लो। 86 को इससे इंटू करोगे तो देखो 7 6 42, 4 चला जाएगा हासिल में, 8 7 56 और 4 60 और 6 3 18, 60 18 आपका 78 हासिल में 7, 8 3 24 और 7 कितना हो जाएगा 8 3 24 और 7 आपका हो जाएगा कितना 31, तो ये इतना आ जाएगा। अब देखो माइनस आएगा, क्यों, क्योंकि अपन ने 300 माना है, लेकिन जो सी ग्रुप है, जो आपका सी समूह है, उसका जो एवरेज राशि है वो कितनी है 122 ही है, तो 300 से तो कम है ही। और कितनी कम है भाई 178 कम है। कितनी कम है 178 कम है। ठीक है, इतनी कम है, तो 178 को आप किससे 57 से इंटू करो, 178 को 57 से इंटू करो, 8 7 56, 5 8 5 40, 7 7 49, कितना हो जाएगा आपका 89, 89 और आपका 5 कितना हो जाएगा 94 हासिल में 9 चला जाएगा, 7 और 9 16, 16 और 7 7 5 35, 16 35 51 हासिल में 5। ठीक है, 5 1 5 और 1 5 10 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 10,146, कितना आ जाएगा 10,146। ठीक है, बटे में क्या आएगा कि कटेगा, सब में बटेगा, जो भी आएगा वो इन सब सदस्यों में आप डिवाइड कर दो। तो देखो भाई यहाँ से आप थोड़ा सा आइडिया तो लगा सकते हो कि आपका 303 अपन ने किया, उससे पता चल जाएगा आपका कि आपका 303 आएगा, 298 आएगा। भाई जब आप इन दोनों को ऐड करोगे तो आपके पास में माइनस की संख्या ज्यादा बचेगी। ठीक है, मतलब इन सबको आप ऐड करोगे तो माइनस में बचेगा, मतलब 300 में से कुछ कम होगा। माइनस करोगे तो 300 में से कुछ कम होगा, तो 300 से कम वाला आपका आंसर होगा 298 इसका आंसर होगा। ठीक है, तो अपन ने जो मेहनत की थी इकाई अंक से वो अपनी काम आ गई कि अपने 2 ऑप्शन मैच हुए थे, अपन को इतनी सी ही कैलकुलेशन करनी पड़ी, आगे अपना क्वेश्चन सोल्व हो गया। क्यों, क्योंकि 300 में से आपका माइनस होगा, जब इनको जोड़ोगे तो ये देखो 6 3 9, 9,600 700 के लगभग कुछ आएगा, 9,600 700 के लगभग कुछ आएगा, और ये 10,000 है, माइनस का बड़ा है तो माइनस में आएगा, मतलब इससे थोड़ा सा कम आएगा, थोड़ा सा कम अपना 298। तो भाई आप ऐसे कर सकते हो, और पूरी कैलकुलेशन करनी है तो नीचे इन सबको जोड़ के उसका भाग लगा के आप करके देख लेना। ठीक है, करते हैं आगे बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 22, पीयूष के पास 1407 रुपए हैं, वह इस राशि को अपने 2 बेटे मनोज और आनंद के बीच बांटता है और उनसे अपने संबंधित शेयरों को 10% प्रति वर्ष की चक्रवृद्धि ब्याज दर पर निवेश करने के लिए कहता है, जो सालाना संयोजित होता है। यह देखा गया कि मनोज का निवेश 16 साल बाद उसी मूल्य का हो जाता है जितना आनंद का निवेश 17 साल बाद होता है। पीयूष ने आनंद को कितने रुपए दिए थे। भाई देखो जब भी ऐसा क्वेश्चन करोगे शॉर्ट ट्रिक आप पता कर लो। देखो 10% को आप क्या करोगे 1/10, मतलब एक जने को मिले हैं 10 और एक को एक इससे एक ज्यादा 11 रुपए मिले हैं, एक को मिला है, मतलब इनका अनुपात भाई 1407 रुपए को बांटा है उसने 2 अपने बेटों में, तो उसको इस अनुपात में बांटा है। अब ये 10:11 आप किसका कैसे करोगे। देखो भाई जिसको ज्यादा टाइम लगा, ठीक है भाई इसने बोला है, क्वेश्चन को समझो पहले, भाई 1407 रुपए को बांट रहा है, 10% की दर से ही दोनों ब्याज पे दे रहे हैं। ठीक है, और एक का 16 साल बाद में और एक का 17 साल बाद में मिश्र धन समान हो जाता है, मतलब जब उनको राशि मिलती है एक को 16 साल बाद में और एक को 17 साल बाद में, तो सेम राशि उनको मिलती है। तो भाई सेम क्यों मिली, क्यों, क्योंकि उनको दोनों को अलग अलग पैसे दिए गए थे। अब जिसको ज्यादा टाइम लगा है
इसका मतलब है कि उसको कम पैसे दिए गए थे, तभी तो उसको ज्यादा टाइम लग गया। ठीक है, और जिसको ज्यादा पैसे मिले थे उसको क्या किया गया था, उसको ज्यादा पैसे दिए गए थे। जिसको कम टाइम मिला उसको ज्यादा पैसे दिए गए थे, तभी तो भाई उसका 16 साल में और एक को 17 साल लगे। भाई उसको 17 साल क्यों लगे, क्योंकि उसको पैसे कम मिले थे, इसको ले उसको 17 साल लगे। तो आप देख लो भाई, जिसको जिसका टाइम ज्यादा उसको पैसे कम मिले थे। भाई टाइम ज्यादा किसको लगा है, आनंद को। आनंद को 17 साल लगे, मतलब ये आनंद का रेशियो है और ये मनोज का रेशियो। तो इस अनुपात में उनको पैसे दिए गए थे, आनंद और मनोज को 10:11 के अनुपात में पैसे दिए गए थे। बहुत ही शॉर्ट ट्रिक इसकी मैं बता रही हूँ। ठीक है, और तो नहीं, आप बेसिक से कर ही सकते हो। फिर मिश्र धन इक्वल टू जो आपका फॉर्मूला होता है मूलधन इंटू 1+r/100 ठीक है। तो भाई टोटल रुपए कितने दिए गए थे, 1407। अनुपातों में देखो टोटल कितना हो गया आपका 21। आपसे पूछा क्या है, पीयूष ने आनंद को कितने रुपए दिए थे। भाई ये क्वेश्चन फिक्स हो गया इसका 670। आंसर भी रट गया है मेरे को, 670 आएगा इसका। ठीक है, तो ये खूब बार आपको पूछ लिया, देख लो कर लो। 21 6 126, 21 7 147, 670। मतलब वो डिजिट ही चेंज नहीं कर रहा। ठीक है, पिछले 8-9 शिफ्ट से लगातार 1407, 10% बस टाइम को, मतलब 1 साल का डिफरेंस कहीं पे भी, कभी 13 साल 14 साल दे देता, कभी 18-19 दे देता, तो उससे तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं। ठीक है, और आपकी जो रेट ऑफ इंटरेस्ट और ये जो पैसे हैं ये बिल्कुल आपके यही सेम ही दे रहा, 8-9 शिफ्ट से लगातार। ठीक है, तो ये क्वेश्चन तो आपको रट गया होगा, इसका मैंने बेसिक से भी बहुत बार बता दिया। क्वेश्चन नंबर देखो 23 क्या है। दो उम्मीदवारों के बीच एक चुनाव में 80% पंजीकृत मतदाताओं ने अपना वोट डाला और डाले गए वोटों में से 20% अवैध पाए गए। जीतने वाले उम्मीदवार को वैध वोटों का 55% मिला और वह 368 वोटों के अंतर से चुनाव जीत गया। कितने मतदाता पंजीकृत थे। भाई आप इसको x मान के इस क्वेश्चन को इजीली सोल्व कर लो। मैंने मान लिया कि x मतदाता पंजीकृत थे। कितने थे, x थे। अब देखिए पंजीकृत मतदाताओं के 80% ने ही वोट डाला है, तो पंजीकृत मतदाता कितने, x का 80% लोगों ने ही वोट डाला है, तो x का 80% मतलब 4/5 डायरेक्ट लिख दूंगी। इतने लोगों ने ही वोट डाला है और डाले गए वोटों का भी भाई 20% अवैध हो गया। जितने वोट डाले गए थे उनका भी 20% अवैध हो गया। यदि 20% अवैध हो गया तो 80% वैध थे। 20% अवैध हो गया तो 80% वैध थे, मतलब ये डाले गए वोट थे और इनका 80% ही वैध थे, तो वैलिड वोट हो जाएंगे आपके 80% मतलब 4/5। ठीक है, तो ये हो गए आपके क्या, वैलिड वोट। ये हो गया आपके क्या, वैलिड वोट, वैध वोट। ठीक है, अब इसने बोला है देखो आगे, जीतने वाले उम्मीदवार को वैध वोटों का 55% मिला। जीतने वाले को क्या मिला है, वैलिड वोट का 55%। वैलिड वोट का 55%। भाई ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, वैध वोटों का 55% मिला है किसको, जीतने वाले को। तो भाई हारने वाले को कितना मिला होगा, हारने वाले कैंडिडेट को वैलिड वोटों का 45%। वैलिड वोटों का कितना मिला होगा, 45% मिला होगा। तो भाई जीतने वाला कैंडिडेट कितने के डिफरेंस से जीत रहा है, 10% के डिफरेंस से जीत रहा है, और वो भी किसके, वैलिड वोटों के 10% से जीत रहा है। वैलिड वोटों के 10% से जीत रहा है, तो ये वैलिड वोट है और इसके 10% से जीत रहा है। 10% मतलब 1/10 से जीत रहा है, तो इसकी वैल्यू अपन को दे रखी है कितने वोटों से जीत रहा है, 368। तो इसकी वैल्यू अपन को दे रखी है कितने, 368। इसको सोल्व कर लो, आंसर अपना आ जाएगा। देखो भाई करते हैं इसको सोल्व। 4 से इसको काटो, 4 नाम 36, 4 दूना 8, फिर 4 से काट लो, 4 दूना 8, 4 3 12। अब 23 को 25 से इंटू कर लो, 23 को 25 से इंटू कर लो, तो x बराबर हो जाएगा 23 को 25 से इंटू कर लेंगे तो 25 3 75, 5 हासिल में 7, 25 दूना 50 और 7 कितना हो जाएगा आपका 57, और ये 0 है, तो x कितना आ जाएगा 5750। x कितना आ जाएगा, 5750 आ जाएगा। ठीक है, 5750 ऑप्शन सी अपना एकदम सही हो जाएगा। ठीक है भाई, क्वेश्चन नंबर देखिए 24 क्या है। दो संख्याओं का महत्तम समापवर्ती 6 और उनका लघुत्तम समापवर्ती 72 है। यदि उनमें से एक संख्या 18 है तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। भाई देखो, दो संख्याओं का जो गुणनफल होता है वो उनके एलसीएम और एचसीएफ के गुणनफल के बराबर होता है। तो भाई एक संख्या आपको दे दी 18 और एक संख्या मैंने मान ली x, तो इनका जो गुणनफल है ये बराबर है इनके एलसीएम और एचसीएफ के गुणनफल के बराबर।
एलसीएम एचसीएफ कितना है, ये 6 है एचसीएफ और एलसीएम है 72। तो x की वैल्यू फाइंड आउट कर लो, आंसर आ जाएगा, देखो कितना आ जाएगा 18 4 72, तो ये जगह 6 4 24, x कितना आ जाएगा 24। तो दूसरी संख्या अपनी कितनी हो जाएगी 24 हो जाएगी, ऑप्शन ए अपना एकदम सही हो जाएगा। ठीक है भाई, क्वेश्चन नंबर देखो 25 क्या है, यदि 7:63 समानुपात में 6.5 अनुपात x और 7:42 समानुपात में है y अनुपात वो 4:y, तो x और y का अनुपात क्या है भाई। देखिए यहाँ पे x और y दोनों चतुर्थानुपाती है, और चतुर्थानुपाती कैसे निकालते हैं भाई, आपके पास में मान लो कि ये संख्या है a अनुपात b समानुपात में है c अनुपात d, तो d आपका चतुर्थानुपाती होता है, और d कैसे निकालते हैं bc बटे a होता है। तो ऐसे ही यहाँ पे देखो x का क्या हो जाएगा आपका bc मतलब बीच वाली दोनों संख्या, तो x हो जाएगा आपका 63 इंटू 6.5 बटे में a कितना है 7 है, तो ये 7 हो जाएगा। अनुपात आपको चाहिए y से, तो y भी यहाँ पे चतुर्थानुपाती है, तो देखो 42 को 4 से इंटू करो और बटे में 7। ठीक है, सोल्व जब इसको करेंगे अपन, सोल्व जब करेंगे 7 से 7 कैंसिल, ये आपका 7 से कटेगा, 7 से 9 बार, 7 से 6 बार, 21 से कट रहा है ना सीधे सीधा। ठीक है, 3 से और काट लो, 3 3 9, 3 दूना 6। ठीक है, 6.5 को नीचे आप क्या कर दो 10 लिख दो। अब देखो, अब इसको भी कर लो सोल्व, देखो 5 से काटोगी ये 13 बार, 5 से काटोगी ये 2 बार। ठीक है, अब थोड़ा ना कट रहा है, अब थोड़ा ना कट रहा है ये, तो देखो 13 3 39 हो जाएगा इधर x के नीचे, और इधर क्या आ जाएगा आपका ये 2 इधर जाएगा, तो 2 दूना 4 और 4 4 16, कितना आ जाएगा भी आपके पास में वैल्यू 39:16, क्या आ जाएगी 39:16 आ जाएगी, ऑप्शन सी अपना एकदम सही हो जाएगा। ठीक है, तो ये बेसिक चीजें आपकी क्लियर होनी चाहिए कि आपका चतुर्थानुपाती कैसे निकालते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए 26 आपका, P एक वस्तु Q को 50% के लाभ पर बेचता है, Q से वस्तु को R को 32% की हानि पर बेचता है। यदि R ने वस्तु के लिए रुपए 5406 का भुगतान किया, तो P द्वारा वस्तु को किस मूल्य पर खरीदा गया था। वे सिंपल, आप मान लो कि P ने इसको X रुपए में खरीदा, या P ने इसको P रुपए में ही खरीदा था, P ने इसको P रुपए में खरीदा था। अब P ने Q को 50% के लाभ पे बेचा, मतलब 150% में बेच दिया P ने, कितने में 150% में, 150% को नीचे 100 लिख दूं। ठीक है, अब Q ने इतने में खरीदा, Q ने R को बेचा लेकिन 32% की हानि पे, Q ने R को बेचा लेकिन कितने पे 32% की हानि पे, तो इस पे 32% की हानि कितनी क्या हो जाएगी भाई 68%, 32% की हानि मतलब इसका 68%, तो इसका 68% आप निकाल लो, ये आ जाएगा। तो भाई इतने में R ने खरीदा, इतने में R ने खरीदा, लेकिन वस्तु ने R, वो जो R है उसने वस्तु का कितना पैसे दिए हैं 5406, तो ये वैल्यू हो जाएगी आपकी किसके बराबर 5406 के बराबर हो जाएगी। ठीक है, P की वैल्यू यहाँ से अपन फाइंड आउट कर लेंगे, देखो क्या आएगी, ये आपका आप 50 से 25 से काट लो 6 बार, ये आप 50 से ही काट लो ना सीधा सीधा, 50 से ये 3 बार, 50 से ये 2 बार। ठीक है, उसके बाद में देखो 2 से ये 2 3 6 2 4 8। ठीक है, अब देखो 3 से इसको काटो, 3 एकम 3, 3 8 24, 3 दूना 6। ठीक है, 2 से काटो, ये 17 बार, 2 से ये 2 नाम 18, ये आ जाएगा 17 5 85, 17 3 51, भैया आपका 17 से भी कटेगा, 17 5 85, 17 3 51 53। ठीक है, और ये 100 उधर जाके 53 से इंटू का, तो P आ जाएगा आपका 5300, P की वैल्यू आ जाएगी 5300। तो भाई P ने इसको कितने में खरीदा था 5300 रुपए में खरीदा था। ठीक है, ऑप्शन ए अपना एकदम सही हो जाएगा। ठीक है भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 27 क्या है, दो ट्रेन ए और ट्रेन बी समांतर पटरियों पर एक ही दिशा में चल रही है। ट्रेन ए जो 150 मीटर लंबी है 72 किलोमीटर पर घंटे की गति से चल रही है, जबकि ट्रेन बी जो 120 मीटर लंबी है 54 किलोमीटर पर घंटे की गति से चल रही है। ट्रेन ए को ट्रेन बी
बी को पूरी तरह से ओवरटेक करने में कितना समय लगेगा भाई, सीधा सीधा आप समय बराबर होता है दूरी बटे चाल। और जब भी दो ट्रेनें एक दूसरे को ओवरटेक करती है तो लेंथ उनके दोनों की लंबाई का योग लेते हैं और चाल क्या हो जाएगी भाई, दोनों ओवरटेक का मतलब सेम दिशा में जा रही है और दे भी रखा है सेम दिशा में जा रही है, तो चाल जो जाएगी दोनों की चालों का अंतर आ जाएगा। तो देखिए कितना समय लगेगा, टी बराबर हो जाएगा दोनों की जो लेंथ है उसका योग कितना है 150 प्लस 1 है 120 मीटर लंबी, और चाल कितनी हो जाएगी, एक की है 72 किलोमीटर पर घंटा चाल और एक की है 54 किलोमीटर पर घंटा चाल, तो 72 माइनस 54 कर दो। ठीक है, लेकिन देखो ये तो करोगे, साथ में आपको क्या करना पड़ेगा 5/18 से इंटू भी करना पड़ेगा, क्योंकि ये आपको मीटर में दे रखी है, समय आपको सेकंड में दे रखा है, लेकिन ये किलोमीटर पर घंटा में दे रखी है, तो पहले इसको मीटर पर सेकंड में चेंज करो। तो मीटर पर सेकंड में चेंज करोगे तो 5/18 से इंटू करोगे 18 आपका क्या हो जाएगा, ऊपर चला जाएगा। ठीक है, या मैं अभी तो नीचे लिख देती हूँ, अगले स्टेप में लिख लेंगे इसको। 5/18 से इंटू करो, करो सोल्व भाई, देखो कितना हो जाएगा, दोनों को जोड़ोगे 270 और इसमें से इसको माइनस करोगे 18 आ जाएगा, 18 इंटू ये 5/18 है। ठीक है, तो देखो 18 से तो 18 कैंसिल, 5 से आपका 5 5 25, 5 4 20, 54 सेकंड का समय लग जाएगा। अभी कितने सेकंड का, 54 सेकंड का समय लग जाएगा। ऑप्शन सी अपना एकदम सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर आपका 28 क्या है, यदि दो संख्याओं का मध्यानुपाती 14 है और उनका तथ्यानुपाती 112 है तो वे संख्याएं हैं। भाई आप क्या करो, इस क्वेश्चन को आप क्या कर लो, इससे कर लो, ऑप्शन से कर लो। देखो कैसे करोगे भाई, मध्यानुपाती आपका क्या होना चाहिए 14, तो यदि इन दोनों को इंटू करके वर्गमूल लेते हैं, ठीक है, तो क्या 14 ही आएगा क्या, हाँ आएगा, लेकिन इनका तृतीयानुपाती 112 आना चाहिए। तृतीयानुपाती क्या होता है, बी स्क्वायर बटे ए, बी स्क्वायर बटे ए, मतलब बी ये हो जाएगा 14 का स्क्वायर, 14 इंटू 14 बटे ए। भाई इनका तृतीयानुपाती तो जो आ रहा है वो क्या हो जाएगा आपका 14 ही आ जाएगा, तो आपका ऑप्शन ए नहीं होगा। ठीक है, ऑप्शन ए आपका नहीं होगा, ऑप्शन बी, ऑप्शन बी से देखो भाई, आप क्या करोगे 8 7 56, इन दोनों को इंटू करो, 56 हासिल में 5, 7 दूना 14 और 5 कितना हो जाएगा आपका 14 और 5 है, इसका भी भाई मध्यानुपाती तो वही आएगा। ठीक है, लेकिन इनका तृतीयानुपाती क्या 112 आ रहा है, क्या तृतीयानुपाती कैसे निकालते, बी स्क्वायर बटे ए, बी ए वाला है, तो 28 इंटू 28 बटे में ए, देखो कितना हो जाएगा, 7 से काटोगे 7 4 28 और 28 4 112 आ गया अपना, तो बी ऑप्शन है, तो ऑप्शन बी अपना एकदम सही हो जाएगा। ठीक है भाई, क्वेश्चन नंबर देखो 29 क्या है, m का मान ज्ञात कीजिए जो समीकरण को संतुष्ट करता है। भाई देखो ये समीकरण आपको दे रखा 13/10 की पावर 4, 10/13 की पावर 16, 13/10 की पावर 17 बराबर में है 10/13 की पावर 3m प्लस 18। भाई देखो अपन इनको तो चेंज कर सकते हैं, लेकिन क्या इसको चेंज कर सकते हो क्या, क्योंकि इसकी तो आपकी जो घात है एक वेरिएबल है। ठीक है, तो आप क्या करो, इसका बेस देखो, जो वेरिएबल घात जो वेरिएबल लगी हुई है उसका बेस देखो कितना है 10/13, मतलब इधर भी इन सबको 10/13 10/13 में ही चेंज करो। ये आपका 13/10 है, तो 10/13 इसको बनाओगे तो क्या करोगे भाई, इसकी पावर का चिन्ह चेंज हो जाएगा, मतलब 4 है वो माइनस का 4 बन जाएगा। ये 10/13 आपका ऑलरेडी है, इसकी पावर है आपकी 16, और ये भाई 13/10 है, तो इसको भी 10/13 बनाओ, तो इसकी पावर भी क्या हो जाएगी, पावर का चिन्ह चेंज हो जाएगा, प्लस का 17 है वो माइनस का 17 हो जाएगा, बराबर में 10/13 की पावर 3m प्लस 18 प्लस 18। देखो भी 10/13 10/13 10/13 मतलब बेस सब में समान है, और जब भी बेस समान है और बीच में इंटू लग रहा है तो क्या करो आप, पावर को जोड़ दो, मतलब -4 + 16 -17। ठीक है, इनको जोड़ोगे तो माइनस का तो हो गया कितना 17 4 आपका 21, और प्लस का है 16, तो माइनस के 21 में से प्लस का 16 यदि जाता है तो 5 बचेगा, कितना बचेगा भी 5, माइनस का 5 बचेगा। ठीक है, बराबर में है 10/13 की पावर 3m प्लस 18। भाई देखो फिर से आपका बेस समान है लेकिन अब बीच में इक्वल है, तो क्या करो आप पावर को भी इक्वल कर दो, मतलब 3m
प्लस 18 ये बराबर हो जाएगा -5 के, -5 के बराबर हो जाएगा। भाई 18 इधर जाएगा, 18 5 23 और ये 3 नीचे आएगा, तो m क्या हो जाएगा -23/3 आ जाएगा। m की वैल्यू क्या आ जाएगी -23/3 m की वैल्यू आ जाएगी। ऑप्शन डी अपना एकदम सही हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर देखो 30, लास्ट क्वेश्चन अपना इस शिफ्ट का। देखो एक कार शहर ए से शहर बी तक 360 किलोमीटर की दूरी तय करती है। दूरी के पहले आधे हिस्से के लिए वह 60 किलोमीटर पर घंटे की गति से यात्रा करती है। ट्रैफिक के कारण वह अगले 120 मिनट की 20 किलोमीटर की यात्रा 40 किलोमीटर पर घंटे की गति से करती है। शेष दूरी के लिए वह उसी गति से यात्रा करती है जिस गति से उसने पहले आधे हिस्से के लिए की थी। पूरी यात्रा के लिए कार की औसत गति क्या है? भाई औसत गति कैसे निकालते? कुल दूरी बटे कुल समय होता है। ठीक है, आपका एवरेज स्पीड जो होता है वो होता है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। अब भाई पहले टोटल डिस्टेंस निकालो। शहर, अच्छा दे रखी है ना, शहर ए से शहर बी तक की दूरी 360 किलोमीटर है। ठीक है, तो टोटल डिस्टेंस अपन को दे रखी है 360 किलोमीटर। ठीक है, अब इसने बोला है दूरी के पहले आधे हिस्से के लिए वह 60 किलोमीटर पर घंटे की गति से यात्रा करती है। तो भाई टोटल डिस्टेंस अपन टोटल टाइम, टाइम चाहिए तो दूरी बटे 4 आपको लगाना पड़ेगा। तो भाई पहली आधी दूरी कितनी हो जाएगी? 360 का आधा 180, मतलब 180 किलोमीटर गया है वो किस चाल से? 60 किलोमीटर पर घंटे की चाल से। तो कितना समय लग गया भाई पहली आधी दूरी उसको तय करने में? 6 3 18, 3 घंटे का समय लग गया। कितने घंटे का समय लग गया? 3 घंटे का समय लग गया। ठीक है, आगे देखो ट्रैफिक के कारण वह अगले 120 किलोमीटर की यात्रा 40 किलोमीटर पर घंटे की गति से करता है। अगले 120 किलोमीटर की यात्रा 40 किलोमीटर पर घंटा, तो भाई अगली 120 किलोमीटर की यात्रा तय करने में उसको कितना समय लग जाएगा? देखो 3 घंटे का समय लग जाएगा। फिर से अगली 120 किलोमीटर की यात्रा तय करने में उसको 3 घंटे का समय लग गया। अब शेष, इसने बोला शेष दूरी के लिए उसकी जो चाल है, जो पहले आधे हिस्से में जिस चाल से चला था वो उसकी चाल है। ठीक है, तो भाई शेष दूरी देखो भाई कितनी है? पहले तो 180 और 120 कितना हो जाएगा आपका? 300 किलोमीटर तो वो चल चुका, मतलब 60 किलोमीटर उसको और जाना है। और किस चाल से जाएगा? जो पहली आधी दूरी जिस चाल से तय करी थी, किस चाल से? 60 किलोमीटर पर घंटा। तो भाई 60 किलोमीटर पर घंटे की चाल से जाएगा तो 1 घंटा इसमें लग जाएगा उसको। कितना? 1 घंटा। तो ये हो जाएगा आपका टोटल टाइम। कितना आ जाएगा भाई? 360/7, ये कितना आ जाएगा? 7 5 35, 7 एकम 7, 7 4 28, 51.4 के लगभग आपका आंसर आएगा। 51.43 आपका आ रहा है किलोमीटर पर घंटा। कितना हो जाएगा? 51.43 किलोमीटर पर घंटा। ऑप्शन सी अपना एकदम सही हो जाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन दिखने में बड़ा था लेकिन उतना ही सिंपल है। और इसके साथ में भी पूरी 9 शिफ्ट मैंने आपको करवा दी है ग्रेजुएट लेवल की जो अभी हुई है। जिनका भी एग्जाम है जरूर देखना, अच्छे लेवल के क्वेश्चन है यहाँ पे। आपको ये यदि करने में अच्छा लग रहा है, यदि आपसे हो रहे हैं, तो 12th लेवल एग्जाम में आप मैथ्स की तरफ से तो पूरा निश्चिंत होकर जाना, यदि आप इन क्वेश्चंस को कर पा रहे हैं तो। ठीक है, इससे तो बहुत ही लो लेवल आपको मिलेगा। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करो और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ठीक है, थैंक यू।